पहले तो सुदेश जी को आप तो सभी कोई जानते हैं, यूथ की बात करते हैं, यूथ हैं, एक्चुअल में नहीं है, एज इनका ज़्यादा है, मेंटेनेंस इनका बहुत अच्छा है, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं और एक मतलब हेल्दी लाइफ के साथ इनका रूटीन जो है वो बहुत कसा हुआ है। हम लोगों को, तमाम लोगों को ये चीज़ सीखना चाहिए। कोई ज़्यादा तामझाम ना करते हुए सर सीधा सवाल है, ये इतने सालों में झारखंड के यूथ को क्या मिला और क्या मिलना बाकी है? फॉलोअप को पहले मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं, एक सटीक कार्यक्रम करने के लिए और सीधे संवाद से लोगों को रूबरू कराने के लिए। आपने प्रदेश के लिए और प्रदेश के नौजवानों के लिए अपने बात रखी है कि इतने दिन में प्रदेश के लोगों को क्या मिला। इसको दो शब्दों में नहीं कहा जा सकता है, लेकिन प्रदेश को अवसर मिला है, प्रदेश के नौजवानों को अवसर मिला है, अवसर इस प्रदेश को संवारने का, अवसर इस प्रदेश को नेतृत्व करने का। ये तो अवसर लगातार मिले। आप देखेंगे जब भी इस प्रदेश में नेतृत्व आया है, किसी दूसरे प्रदेश से औसत जो उम्र रही है, मैं सीधे सीधे आता हूँ कि जिन लोगों ने राज्य का नेतृत्व किया है उन लोगों की औसत आयु आप देख लेंगे, एक दो ओत को छोड़ दीजिए तो आपको मिलेगा अधिकतर युवाओं ने प्रदेश के नेतृत्व को संभाला है। ये अवसर मिला था। हाँ, ये अलग बात है कि हमने अवसर को गंवा दिया है। लेकिन सवाल सर ये है कि पिछले दिनों द फॉलो के स्टूडियो पे बाबूलाल मरांडी जी आए थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रथम मुख्यमंत्री। उनसे जब आपसे जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया तब उन्होंने कहा कि झारखंड का जब भी जिक्र होता है तो झारखंड अलग होने के बाद जो प्रथम मुख्यमंत्री मुझे बनाया गया और जो काम हुआ उसका अक्सर जिक्र होता है, और उस काम में सुदेश महतो का भी काम नहीं थे। उन्होंने बताया कि पीडब्ल्यूडी मंत्री आप ही थे और सबसे अधिक चर्चा सड़क की होती है। तो 24 साल बीत गए, झारखंड अलग हुए, अब चूंकि चुनावी दहलीज पर आप खड़े हैं, तो सुदेश महतो के पास क्या विजन है? अभी जब चुनाव में आप जा रहे हैं तो किस विजन के साथ जा रहे हैं? आप जब आएंगे, एक तो झारखंड अलग होने के बाद आपका विजन, बाबूलाल मरांडी जी का विजन दिखा, फिर से आप लोग साथ में ये भी चुनावी मैदान में जा रहे हैं। क्या युवाओं पर फोकस होगा, झारखंड बदलने पर फोकस होगा, यहाँ के पलायन की जो सबसे बड़ी समस्या है उस पर फोकस होगा? देखो, मैं परिवर्तन का नेतृत्व करता हूँ, ये मेरी रही है हमेशा। मैं जब आपने जिक्र किया आदरणीय बाबूलाल जी के बारे में, तो प्रथम मुख्यमंत्री बने, राज्य में प्रथम बार पीडब्ल्यूडी मंत्रालय का अवसर हमें मिला और उस 4 साल का जिक्र आज भी होता है। उन्होंने ज़रूर आपको बताया होगा कि जब उस समय सड़कों की हालत, हम बिहार से आए थे और बिहार इन मामलों में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काफ़ी बदनाम सा प्रदेश था। वहाँ से निकलने के बाद पहली बार संयुक्त रूप से अगर लोगों को एक दृष्टि बदली तो सड़क ने दृष्टि बदल कर रख दी। मुझे याद है तत्कालीन उप प्रधानमंत्री जब संयुक्त रूप से एनडीए की मीटिंग मोराबादी में करने आए तो 4 साल के अंत में उन्होंने यही कहा था कि मैं सड़क के नाम पर इस बार लोगों से वोट मांगने के लिए आया हूँ। ये परिस्थिति हम लोगों ने खड़ा किया था। पहली बार सिंगल लेन से 2 लेन, एक सिंगल लेन की गाड़ी भी सीधे नहीं चल सकती थी। 30 किलोमीटर का एवरेज। मैं विधायक बन के आया, एक कमेटी का मेंबर बिहार में बना और कमेटी के मेंबर के रूप में संथाल परगना हमारा भ्रमण हुआ था। मैं सूमो कार से 20-30 किलोमीटर की रफ्तार भी गाड़ी से हम अपनी कमेटी का पीछा नहीं कर पा रहे थे, चूँकि विलम्ब से मैं चला था। मैंने 2 दिन बीत गया, तीसरे दिन मैं उनको अटेंड किया था अलग अलग जगह खोजते हुए।
ये मैं व्यक्तिगत अपना अनुभव बता रहा हूँ और इसी में हम लोगों ने अंतर पैदा किया था, पहली बार इस राज्य को विकास के पथ पर स्थापित किया था। मेरे लगातार उसके बाद भी जब भी जो कोई दायित्व मिला है उसमें आपको अंतर दिखाई देगा, अंतर दिखाई देगा। वो पंच चले जाओ, पंचायत देखो, जिस पंचायत भवन में आज हमारे मुखिया बैठ रहे हैं उस पंचायत भवन की कल्पना हमारी है। जो नया थाना बना है, मॉडल थाना के रूप में आया, वो कल्पना हमारी है। नया ब्लॉक बना, वो कल्पना हमारी है। नया कलेक्ट्रेट बना, उसमें भी हमारी कल्पनाएं छिपी हुई है। तो जो भी मेजर चेंज आया इंफ्रा में, जब भी हमें अवसर मिला वहाँ निश्चित रूप से आपको चेंज दिखाई। सुदेश जी, आप बोल रहे हैं कि मेजर जो भी चेंजेज हुआ उसमें कहीं ना कहीं आपका योगदान है। तो सवाल ये है कि पिछले 24 साल में आजसू जो हमेशा झारखंडियत की बात करती है, आप कहते हैं कि हम आंदोलनकारियों की पार्टी है, आंदोलनकारियों की बात करते हैं, अकेले दम पर अब तक क्यों नहीं खड़ी हो पाई? क्यों नहीं ऐसा महसूस हुआ कि हम अकेले दम पर चुनावी मैदान में जाएं? मैक्सिमम भी गया तो 6 सीट पर आजसू एक बार रही थी। देखो, मैं कहता नहीं हूँ कि आंदोलनकारी की हैं या दम उसके भरते हैं। हम लोगों ने आंदोलन किया, प्रदेश के परिचय को देश स्तर पर हम लोगों ने अपनी क्षमता से, अपने आंदोलन से स्थापित किया है। ये बात की गुरूर हमको है और हम लोग इसको बड़े जोर से कहते हैं। उस परिवेश को हम लोग ने देखा है जब संयुक्त बिहार के खिलाफ में, जब अलग होने के लिए जब हम संघर्ष करते थे, मेरे प्रदेश के लोग संघर्ष करते थे, तो सरकार की लाठी, गोली और शहादत को नज़दीक से देखा है। उन परिस्थितियों को पार पाना, उस परिस्थिति में नौजवान तो लड़ने का जज्बा तो होता था, लेकिन बहुत देर तक उनको खड़ा रखना बहुत संभव नहीं होता था। बिल्कुल राजनीतिक शून्यता जहाँ पर आ गई थी, राजनीतिक पॉलिटिकली एक्टिविटी होता नहीं था। अपने आप को सुभाष चंद्र बोस की तरह ही या हिंद जो अपना फौज के एक सैनिक की तरह ही हम लोग अपने आप को प्रस्तुत करते थे और मानते थे। हमारी लड़ाई का हद कोई सीमित नहीं था। लोगों ने अपना सर्टिफिकेट जलाया, समझ सकते हो कि अपने लिए जो पूरे जीवन तैयार करने के लिए जिन्होंने अपने सर्टिफिकेट हम लोग लेते हैं, प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं, उसी को राज्य के बिहाफ में जलाने का इतना दूर आगे का साहस, हिम्मत, शहादत की गोली छाती में लेने की हिम्मत, किसी भी हद तक जाने की जो हिम्मत थी उस समय, उस जज्बा को आज के दिन में आप महसूस नहीं कर सकते हैं, कहानी सुन सकते हैं। ये 24 साल बीतने के बाद आंदोलन को अगर बड़ी गंभीरता से सुनेंगे तो निश्चित रूप से रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको वास्तविक आंदोलन का बोध हो पाएगा। वहाँ से निकलने के बाद उसी के अंदर राजनीतिक हमने कार्यक्रम प्रारंभ किया। बड़ी बात नहीं कि मेरे पास 28 विधायक हुए या 30 विधायक हुए, मेरा पहला कदम सही हुआ कि नहीं, ये ज़्यादा मायने रखता है। मैं एक निर्दलीय विधायक 25 साल की उम्र में मैं जीत के जाता हूँ। बिहार में लालू जी की सरकार होती है और उस लालू जी से मेरा पहला बात होता है, जहाँ मेरे साथ मेरे सहयोगी जिनको बुलाकर लालू जी मंत्रालय थोपते हैं, सुविधा थोपते हैं, सुदेश महतो का एक ही प्रश्न होता है कि मुझे अलग राज्य चाहिए, अलग राज्य की घोषणा करिए, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। मैं विपक्ष में रहना पसंद करता हूँ। मंत्रालय का त्याग पहला कदम से मैंने शुरुआत किया, यही है झारखंड। बिल्कुल, इसकी चर्चा भी होती है सुदेश जी, और इसीलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों नहीं मजबूत हो पाई कि अभी भी आजसू जैसी पार्टी जो हमेशा माटी झारखंडियत की बात करती है, उसे अपने सीट शेयरिंग के लिए बराबर दिल्ली जाना पड़ता है और दिल्ली के आश्रय रहना पड़ता है कि हम कितने सीट पर लड़ेंगे चुनाव। आप आज क्लियर कर दीजिए कि आजसू इस चुनाव में कितने सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। देखो, इसका संबंध सीट के साथ ना करो। हम दिल्ली जिनके साथ जाते हैं या जिनके साथ बैठते हैं, वो इस राज्य के लिए पॉजिटिव रहे हैं कि नहीं, ये पहले देखिए। मैं अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठता हूं तो भारतीय जनता पार्टी का इस राज्य में योगदान रहा है। अगर प्रदेश प्राप्त भी हुआ तो एक कमिटमेंट के आधार पर आदरणीय, आज भी मैं कहता हूं कि अटल जी के नेतृत्व में प्रदेश का हमने प्राप्त हुआ है। लेकिन हेमंत सोरेन जी कहते हैं कि 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया रखा गया है और उसी से विकास बाधित है। मैं वहां से यहाँ आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ वहाँ पर, लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा, सीट शेयरिंग पर हम लोग बैठते हैं, दो पॉजिटिव पार्टी एक साथ बैठती है। लेकिन आप बोलो हेमंत जी को पहले या झारखंड मुक्ति मोर्चा को तो पहला जवाब ये देना चाहिए कि कभी भी झारखंड आंदोलन का नेतृत्व करने वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और राजद के साथ कैसे बैठता है, किस नियत के साथ बैठता है, किस वसूल के साथ बैठता है, ये हमको बता दीजिए। लेकिन ये सवाल तो अब उठेगा ना, चूंकि आप जेल भी गए इस राज की प्राप्ति के लिए, वहाँ से निकले, फिर भी या तो आप अपनी शक्तियों का सही आकलन करके मौन हो जाते हैं, या फिर आप मिस्टर कूल हैं, इस वजह से लड़ाई नहीं करते अपने सहयोगी के साथ। केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी लोग कह रहे हैं कि आपको स्थान मिलना चाहिए था, वहाँ पे भी नहीं मिला।
पिछली सरकार में भी क्या हुआ वो आपको पता है। कई बात ऐसी थी जो आप पिछली सरकार से अपना जो मत है वो साफ अलग था। भाई, झारखंड को समझने में देश को भी बहुत वक्त लगा था। हम बड़े साधारण परिवेश से जाने वाले लोग हैं। लड़ाइयाँ और साहस के तो इतिहास भरे पड़े हैं, लेकिन राजनीतिक में हम कभी भी राष्ट्रीय फिगर हम लोग अपने आप को खड़ा नहीं कर पाए, राष्ट्रीय चेहरा हमारा नहीं बन पाया, हम उस रूप से खुद को तैयार नहीं कर पाए। प्रदेश में आज भी इसकी कमी है। इसके कारण कभी कभी बड़े निर्णय में हम पीछे छूट जाते हैं। हम राजस्व में तो भागीदारी निभाते हैं, लेकिन हिस्सेदारी लेने में कभी कभी हमारी कमी रह जाती है। और इसी आचरण को बड़ा करने के लिए जब बड़े लोग बड़े राजनेताओं से बैठते हैं तो निश्चित रूप से झारखंड के दर्द को हम लोग रखने का कोशिश करते हैं। इसमें सवाल ये नहीं है कि आपके हिस्से में कितना पड़ रहा है, सवाल ये है कि बुनियादी विषय का नेतृत्व आप कर पा रहे हैं कि नहीं, उन वसूलों को वो वहाँ पर स्थापित कर पा रहे हैं कि उन प्रश्नों का समाधान निकल पा रहा है कि नहीं, ये ज़्यादा मेरे लिए मायने रखता है, जरूरी रखता है। सुदेश जी, आप कह रहे हैं कि मायने ये रखता है कि सुदेश जी दिल्ली जाते हैं तो किसके साथ बैठते हैं, वो झारखंड के हित में कितना सोचते हैं। सवाल है कि बीजेपी का अभी सबसे बड़ा नैरेटिव है बांग्लादेशी घुसपैठ, तो क्या सुदेश महतो भी मानते हैं कि झारखंड में सबसे बड़ा मुद्दा यही है? मैं एक लाइन का इसका जवाब मैं रखता हूँ हमेशा। मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ। अगर ये कोई सब्जेक्ट है तो इसका हल निकालना चाहिए, पॉलिटिकल हल। राज्य सरकार केंद्र सरकार को आपस में बात करके इसका हल निकालना चाहिए। लेकिन अब आपको सीट शेयरिंग में जो लगभग कंफर्म है वो पाकुड़ मिलेगा। वहाँ पे मुसलमानों की आबादी बहुत अधिक है और आपके सहयोगी जब बैठते हैं आपके बगल में तो जोर से नारा लगाते हैं जय श्री राम का। तब आपके कैंडिडेट, आप स्वयं असहज महसूस नहीं करेंगे उन वोटरों के सामने? नहीं, भगवान का नाम लेने में असहज किसी को नहीं होना चाहिए। सभी को, सभी समुदाय के अपने अपने गॉड है, सभी को अपने अपने गॉड के प्रति सबको सिंपैथी है और उनका लगाव भी जुड़ा रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन राजनीतिक प्लेटफॉर्म बिल्कुल अलग है, यहाँ दायित्व बिल्कुल अलग है। मैं उस दायित्व के निर्वहन में मेरी कुछ कमी रह जाएगी तो वो मेरे लिए कहा जाएगा। मैं उसी गॉड को सामने रखकर मैं अपने राजनीतिक दायित्व को समझता हूँ और बड़ी ईमानदारी से उस काम को करता हूँ। सुदेश जी, आप खिलाड़ी भी रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी के साथ फुटबॉल वगैरह भी खेलते हुए अक्सर दिखे हैं। अगर हेमंत सोरेन के काम को 10 में से नंबर देना पड़े जिसे खिलाड़ियों को मिलता है तो आप कितना नंबर देंगे? देखो, हेमंत जी को झारखंड के और झारखंड के लिए संघर्ष करने वाले लोगों का आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि आज जो अवसर मिल रहा है, हजारों झारखंडियों के शहादत या फिर उनके खोए हुए वो जवानी के एवज में आज के दिन में वो चेयर में बैठे हैं। कभी कभी होता है ना कि आज का आपका मेहनत कल परिणाम देता है, तो कल का झारखंडियों का मेहनत का परिणाम आज उस शीर्ष जगह पर बैठे हैं। ऐसा कोई विषय नहीं है कि उन्होंने राज्य के लिए बहुत बड़ा एक आंदोलन खड़ा किया या राज्य का नेतृत्व किया। राज्य के आंदोलन में हेमंत जी का जिक्र कहीं पर आप नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ, गुरुजी के पुत्र हैं तो उन्हें चेयर पर जगह मिलना चाहिए। आज उसी चेयर पर आज बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री बनकर। उसको क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मैं कहें एंजॉय कर रहे हैं इसको। चुनावी दहलीज पर हम लोग खड़े हैं सुदेश जी, ये कार्यक्रम खत्म होगा, हो सकता है कि 10 दिन बाद चुनाव की घोषणा हो जाए। आपके इलाके में मैं जाता हूं तो देखता हूं कि सरकारी स्कूल की छुट्टी होती है, एक तरफ बच्चे निकलते हैं और दूसरे तरफ से एक बच्चों की भीड़ अंदर जाती है जो कोई तीरंदाजी सीखता है, कोई अन्य खेल। स्कूल कॉलेज के बच्चों के लिए फ्री बस की सेवा रहती है। तो ये सिल्ली का दिल्ली वाला जो मॉडल है, क्या सुदेश जी सरकार में आएंगे तो ये पूरे झारखंड में लागू करेंगे क्या? देखो, मैं हमेशा बोला, क्रिएटिव सोच मेरी प्राथमिकता हमेशा रही है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट में था, होम में था। आपको बता दें कि मैं घाटशिला में मैंने पहली बार, आप देखेंगे कि पुलिस का आचरण कैसा होता है। आम लोग सीधे तौर पर इसीलिए पुलिस मुख्यालय जा नहीं पाते हैं। पुलिस मुख्यालय जाने के लिए लोग इस बात का इंतजार करते हैं कि पुलिस के साथ या दरोगा के साथ बैठना आना जाना किसका है, उस आदमी को पकड़ो। शिकायत करने के लिए भी एक आदमी पकड़ के जाना पड़ता है। मैंने इस पूरे व्यवस्था को शुरू करने के लिए पहली बार थाना जैसे जगह में मैंने वहाँ पर एक कक्ष तैयार कराया, जहाँ पर जो भी शिकायत करता है उनको सिपाही एक गिलास पानी पिलाए और बैठाए और पूछे कि आपका शिकायत क्या है। मैं ये वातावरण देने की पहल करने वाला हूँ। मैंने वहाँ किया। आप एसएचजी ग्रुप्स की महिलाओं आज देखते हैं जिनको, ये मेरा परिवर्तन का मूल आधार है। मैं जब इधर कुछ विधायक नहीं बना था तब से मैंने एसएचजी ग्रुप्स के महत्व को मैंने खुद बैठा उनको समझा था। मैं यहाँ पर आया, एक संजीवनी कार्यक्रम मैंने सिल्ली मॉडल पे शुरू किया था। मैं स्टेट आया, एनआरएलएम और संजीवनी को मैंने स्टेट मॉडल बना दिया। मैं जब भी उस तरह से काम, या मैं जब गवर्नमेंट में नहीं हूँ, मुझे राज्य का पूरा दायित्व नहीं है, तो मेरी ऊर्जा
पूरा क्षेत्र में लगता है और आपको नई नई चीज़ें वहाँ दिखाई देता है। इसीलिए आज ब्लैक बोर्ड से शिफ्ट होकर स्मार्ट बोर्ड मेरे यहाँ पहुँच गया। पहली बार स्टूडेंट्स के लिए, जो गांव के बच्चे शहर में आने के लिए पारिवारिक प्रबंधन या फिर आर्थिक तंगी के कारण जो बच्चे क्लास नहीं कर पाते थे, उनके लिए स्टूडेंट्स एक्सप्रेस मैंने शुरू करा दिया। मैंने उनके लिए ही IIT के साथ और उन्हीं के लिए मैंने कोचिंग सेंटर वहीं पर शुरू करा दिया। जो गरीब के बच्चे जो कोचिंग नहीं कर पाते थे, इतना महंगा पढ़ाई नहीं कर पाते थे, उनके लिए वहाँ पर शुरू करा दिया। अभी और 2-3 कार्यक्रम मेरे लगातार आएंगे। मैंने एक मॉडल के रूप में उसको विकसित कर रहे हैं। मेरे लिए वो मिशन है। सवाल वही है कि क्या पूरे स्टेट में ये लागू हो? बिल्कुल से। मैं जब जहाँ पर बैठता हूँ, जो दायित्व मेरे क्षेत्र में रहेगा, मेरा दायित्व देश या राज्य जब भी रहेगा, बिल्कुल वो चीज़ आप सब जगह देखने को पाएंगे। मैं दिन रात मेहनत करने वाला हूँ। मैं हमेशा उसी के पीछे लगा रहता हूँ। मैं हमेशा अपनी सोच को, मैं पब्लिक को कैसे परोस सकूँ, इसकी तैयारी मेरी रहती है। हम संसाधन के अभाव के बावजूद भी मैं कोशिश करता हूँ, कई NGOs का साथ लेता हूँ, कई सहयोगियों के साथ बैठता हूँ तो उनसे मदद लेने की कोशिश करता हूँ। और जब अच्छे काम करेंगे ना, अच्छे लोग जुड़ते हैं और इसमें मुझे उनका साथ मिलता है और इस परिणाम को हम दे पाते हैं। ये मैं कह रहा था सुदेश जी, आपका जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का कॉन्सेप्ट था, जब आप विधायक नहीं थे तब से था। आपने उसको स्टेट में जब मौका मिला, आप जनप्रतिनिधि बने, स्टेट का बना, आज पूरे देश का बन गया। प्रधानमंत्री जी आपकी ही इस योजना का जिक्र करते हैं, लखटकिया दीदी का। तो सुदेश जी, जो कॉन्सेप्ट अभी तक कई ऐसे देखे गए हैं जो सिल्ली में तो बहुत कारगर दिखते हैं, पर सिल्ली से मात्र 60 किलोमीटर दूर आने में या 40 किलोमीटर या 400 किलोमीटर वहां दम क्यों तोड़ देता? मॉनिटरिंग का अभाव है। मैंने पूरे राज्य में एक मॉडल प्रारंभ किया। आप देखेंगे कि हर राज्य में, राज्य के हर विधानसभा में मैंने एक ग्राम संसद का गठन कराया था। ग्रामीण विकास में था। ग्राम संसद के माध्यम से एक मॉडल गांव को विकसित करने का लक्ष्य दिया था। बाद में प्रधानमंत्री जी जब आए दूसरी बार, तो उन्होंने मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट को 12 में लेके आए थे। लेकिन उससे पहले ही मैंने मॉडल गांव लेके आए थे, जहां पर एक गांव के अंदर में एक गांव को बेहतर रूप से संचालन करने पे, आर्थिक रूप से उस गांव को BPL के लेवल से, गरीबी रेखा के नीचे से ऊपर कैसे उठा सकते हैं, उसका डिटेल प्लान के साथ मैंने लाया था। सरकारें बदलती है और बदलने के साथ योजनाओं की मान्यता घट जाती है और उसके ऊपर सरकार काम करना बंद कर देती है, तब इस तरह अधर अवस्था हो जाती है, लोग उस पर काम नहीं कर पाते हैं। स्टेडियम मैंने हर विधानसभा के लिए स्टेडियम चुन के तैयार करवाया। स्टेडियम के हालत आज देख लो हर जगह पर। हर खेल गांव भी उसी समय बना, खेल गांव बना, लेकिन हर विधानसभा में भी एक एक स्टेडियम का हम लोग ने तय किया था। हर जगह बना हुआ है। आज देखो वहाँ खिलाड़ी खेलते हुए नहीं, वहाँ गाय चरते हुए नजर आते हैं। नहीं, एक तो सिल्ली में भी स्टेडियम है, वहाँ पे बच्चे आ रहे हैं, कई दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, आप उनको रख रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो सिल्ली का जो स्टेडियम है, बाकी विधानसभा के स्टेडियम में क्यों नहीं हो सकता? मैं कहूँ आपका दिल दिमाग लगना चाहिए, राजनेता का या अधिकारी का, जिसमें आप दिमाग लगाएंगे। जब आप उसका कोई काम स्वतः नहीं होता है। कोई काम आज यहाँ पर आप आए हैं, यह स्वतः आपका एक दिन का तैयार किया हुआ नहीं है। आपका गाढ़ा मेहनत इसके पीछे है, आपकी मेहनत, आपका सपना इसके पीछे है। बिल्कुल मैं उसी तरह सपना देखता हूँ कि अगर स्टेडियम इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा खड़ा है तो इसका कितना ज़्यादा मल्टी उपयोग हम अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, ये मेरी तैयारी रहती है। और उसी के नए नए कंसेप्ट तुलनात्मक रूप से हम करते हैं। मैं अभी गया, उड़ीसा घूमने गया था। मेरी एक भूख रहती है, मैं चूंकि ये देखना चाहता था, उड़ीसा मेरे जैसा स्टेट है। उड़ीसा ने आज हॉकी को, ऑल इंडिया हॉकी को गोद में लेकर रखा हुआ है। उन्होंने पूरे विश्व चैंपियनशिप हॉकी जैसा का अपने यहाँ पर करा दिया। ये चीजें कैसे कर पाते हैं? आज वहां जाके देखो, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है हमसे कम ही है, लेकिन उसका उपयोग बेहतर कर रहे हैं। मैंने अपने यहाँ पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव बनाकर रखा हुआ है, आज भी खेल मंत्रालय में धूल रहा है। मैं गया था जर्मन, और जर्मन से वहाँ के यूनिवर्सिटी के साथ बैठकर एक हम लोग ने 6 महीना का फ्री कोर्स के लिए भी, और इन पूर्ण रूप से खेल गांव को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का उसका प्रस्ताव विभाग में पड़ा हुआ है। लोगों ने उसको झांक कर नहीं देखा है। ये इस सत्र का नाम सुदेश जी युवा संवाद है, और अभी झारखंड में युवा सबसे अधिक रोजगार को लेकर आंदोलित हैं। अभी देखिए, JSSC CGL की परीक्षा हुई, मुख्यमंत्री जी थोड़ी देर पहले आए हुए थे। उन्होंने बकायदा कहा कि गलती से भी कोई गलती ना करे इस परीक्षा में, क्योंकि 8 साल बाद ये परीक्षा हो रही है और झारखंड के इतिहास में पहली बार इतनी वैकेंसी CGL को लेकर निकली है। लेकिन फिर भी गलतियां हुई, छात्र ऐसा आरोप लगा रहे हैं, और कल हजारों की संख्या में JSSC ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करते रहे। आपके पास क्या फुल प्रूफ प्लान है कि आप आएंगे, पेपर लीक नहीं होगा, पेपर बिकेंगे नहीं, परीक्षाएं नियत समय पर होंगी? जो JSSC और JPSC है, दोनों आयोग अपना कैलेंडर जारी करेगा और कैलेंडर के हिसाब से परीक्षाएं होगी। शासन का भय होना चाहिए, शासन का एक रुतबा होना चाहिए।
जहाँ शासन का रुतबा ही नहीं है। शासन का एक विश्वास होना चाहिए, इस शासन पर विश्वास नहीं है। जब आप इस तरह से पनपेंगे और बढ़ने का काम करेंगे तो लीडरशिप पर और शासन पर एक अविश्वास पनपता है और वो आपको हर जगह पर दिखाई देगा। और इन्होंने कभी भी शासन का विश्वास को स्थापित होने ही नहीं दिया है। खासकर हेमंत जी को तो युवा के बारे में तो हक ही नहीं बनता है कोई बात और चर्चा करें, क्योंकि इतना बड़ा धोखा कोई किसी के साथ, अपने प्रदेश अपने लोगों के साथ कैसे कर सकता है कि आप एक राजनेता होकर आपने कोई तो एक्सरसाइज किया होगा, कोई तो मूल्यांकन किया होगा, तभी राज्य के लोगों को आपने वादा किया कि मैं 5 लाख लोगों को नौकरी दूंगा। कोई तो होगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक राजनेता, प्रदेश का नेतृत्व करने वाला, पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री के बाद जब आते हैं तो आपको राज्य का छोटा सा तो जरूर अनुभव हुआ होगा। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री रहे, एक अनुभव के दौर से गुजरे हैं। अपने राज्य के नौजवान इतनी बड़ी तादाद को आप कैसे सफेद झूठ बोल सकते हैं कि जब मैं आऊंगा तो मैं 5 लाख लोगों को नौकरी दूंगा? आपका प्लान होना चाहिए। मैं तो कई बार कहा हूं कि घोषणा पत्र को एक एफिडेविट के रूप में चुनाव आयोग के पास जमा होना चाहिए, और अगर ये घोषणा पत्र पर लोग काम पूरा नहीं करते हैं तो अगला चुनाव में उनको चुनाव लड़ने नहीं देना चाहिए या रोकना चाहिए। तो आप लोग जब आएंगे तो कितनी नौकरी देंगे? अभी आपके बीजेपी के जो चुनाव प्रभारी हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कहा कि 2,87,000 नौकरी हम लोग पहली कैबिनेट से दे देंगे। एक तरफ आप बता रहे हैं कि हम दे देंगे, दूसरी तरफ केंद्र में बीजेपी की सरकार है। अभी 100 दिन की जो उपलब्धि गिनाई जा रही थी, अन्नपूर्णा देवी केंद्र में मंत्री हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रही हैं कि 100 दिन में 15,000 रोजगार दे पाए, पूरे देश में 15,000 रोजगार हो पाया। और यहां पर वादा किया जा रहा है कि पहली कैबिनेट में 2,87,000। मैं उसमें से नहीं हूं कि मैं इसलिए आपको ये बात बोलूं कि कोई पार्टी मेरे साथ है इसके लिए ये बात कर रहा हूं। मैं जनरल लोगों का डिमांड कर रहा हूं। इतने बड़े आवाम के साथ आप धोखा नहीं कर सकते हैं। अगर राजनेता है, अगर लीडर बनते हैं, लीडर हैं, तो आपके पास प्रॉपर देश के लिए और राज्य के लिए प्लान होना चाहिए। अगर आपका प्लान है तभी आप बात करिए, तब आपको बात करना चाहिए। अगर कोई गवर्नमेंट आ रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि मेरे पास ये प्लान है, तो आपको पुख्ता करना पड़ेगा। अगर वो प्लान को एक्सटेंशन करेंगे तो फिर विश्वसनीयता घटेगी, और मैं कह रहा हूं कि इसके लिए कुछ कानून भी बने। जैसे आपने स्टूडेंट एक्सप्रेसवे शुरू किया अपने विधानसभा में, मतलब वो बच्चे जो रांची आते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं, पढ़ाई लिखाई करके जाते हैं। सरकार ने इसका एक तरीके से बृहद रूप दिया और ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत की, लेकिन वो अभी तक धरातल पे नहीं उतर पाई है। तो क्या जो सरकार करना चाहती है उसमें आप भी इस राज्य के उप मुख्यमंत्री तक रहे हैं, कई पद सुशोभित के, वाकई में अधिकारी और यहाँ के राजनेता की सोच मिलती नहीं, या वो सचमुच ऑब्स्टेकल है, बाधक बनते हैं निर्णय सरकार? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। एक राजनेता की दूरदृष्टि होनी बहुत जरूरी है। आप राजनेता हैं तो आपकी दूरदृष्टि होनी चाहिए, और आप राजनेता हैं, आप नेतृत्व कर रहे हैं, तो आपका शासन आपके अनुरूप चलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। हम लोग ने काम किया है। मैं जो भी छोटा दायित्व मिला है, अभी कभी कभी होता है ना कि मैं चूंकि काम किया हूं तो मेरी बातें इतनी ज्यादा उल्लेखित हो गई हैं कि तुलनात्मक रूप से सीधे किसी सीएम के साथ कंपेयर करते हैं, मेरे कार्यकाल को सोचने लगते हैं लोग। लेकिन ध्यान रखना होगा, मैं एक छोटा एक राजनीतिक दायित्व के साथ एक जवाबदेही को मैंने निभाया है, और जवाबदेही जब निभाते हैं मैं एकदम इसमें फॉरवर्ड बोलने वाला हूं कि भाई मैं कोई भी काम करूं, कोई भी दायित्व निभाऊं, अगर आपका मन साफ है, आपकी नीयत साफ है, तो आपके अधिकारी आपके अनुरूप काम करेंगे। ऐसा होता है। अगर नहीं करेंगे तो आप सारी शक्तियां आप पर है, आप कार्रवाई कर सकते हैं। सरकार ने कभी कार्रवाई करते हुए किसी को देखा है क्या? किसी ने अपनी जवाबदेही नहीं निभाया तो ये ताकत तो सरकार के पास निहित है कि वो कार्रवाई कर सकते हैं, जवाबदेह सरकार बना सकते हैं। लेकिन सरकार तो जवाबदेह सरकार है ही नहीं। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि सरकार की नीयत अगर साफ रहेगी तो अधिकारी और पूरा सिस्टम वैसा काम करेगा, एक्ट करेगा, और मैंने उसको एक्सपीरियंस किया है। पर जो चुनाव है, अब आप जाएंगे जनता से, फिर से आप एक बार बहुमत मांगेंगे। सड़क, पुल, पुलिया, नाली, बिजली, पानी, ये तो चलता ही रहता है। क्या बीजेपी के मुद्दों के सामने आंसू के मुद्दे गौण हो जाएंगे, या आंसू अपना मुद्दा लेकर जा रहा है जनता के पास कि अगर हम अपने सहयोगी के साथ आएंगे तो ये काम करेंगे? देखो, बहुत फर्क दिखाई देगा जब हम नए आएंगे ना, तो आपको फर्क दिखाई देगा। और मैं जो मेरा भी जो दिल्ली मेरा जा रहे हैं, मैं सीट से ज़्यादा वहाँ के विषयों पर ज़्यादा बात कर रहा हूँ। मैं राज्य के ज्वलंत मुद्दों पर ज़्यादा बात कर रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि इनको एजेंडे के साथ मुझे जाना है। इस राज्य के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको चिन्हित करना पड़ेगा, और उसके आधारित आपको काम करना पड़ेगा। मैंने कहा उनको, माइनिंग का काम आज का नहीं है, ये माइनिंग का काम 1900 काल से प्रारंभ हो गया, और माइनिंग एरिया में आज के दिन में जो डिस्प्लेस हुए हैं, जो विस्थापित हैं, उनके हालात को देखो, और उनके हालात में कहीं ना कहीं हमारी भूमिका है।
भारत सरकार राज्य सरकार का अलग अलग दायित्व होता है। जहाँ माइनिंग का काम वो करते हैं, जमीन को हस्तांतरित करने का पूरा दायित्व राज्य सरकार के अंदर रहता है। तो दोनों दायित्वों में बंधे हुए हैं। बावजूद इसके जिन्होंने जमीन दिया है वो आज भी तीसरा पीढ़ी सड़क पर खड़ा होकर न्याय की भीख मांग रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। 1.5 लाख परिवार बोकारो धनबाद में, केवल उसी एरिया में आज के दिन में जिन्होंने जमीन दिया, उस समय कोल बेरिंग एक्ट जो बना उसके आधारित उसके नियम के अनुसार जो उस पे माइनिंग का काम पूरा हो गया, वो जमीन एट इट इज उसी कृषि योग्य बनाकर वापस किसान को देना है। इस नियम को अभी तक फॉलो नहीं किया गया। तो मैंने उसको जानना चाहा कि आखिर हुआ क्या है। तो सोचो, क्लोजर अभी तक कोई भी माइनिंग का आज तक हुआ ही नहीं है। दूसरा, कभी सरकार ने ये देखा नहीं कि जितने टन के लिए उत्पादन के लिए किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट काम कर रही है, क्या उसका कितना टन काम माल निकल गया, कोयला निकला, बॉक्साइट निकला, इसका मूल्यांकन कभी कोई नहीं किया। वो लगातार माइनिंग करते जा रहे हैं, क्षेत्र को विस्तार करते जा रहे हैं। ये दोनों बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं एक विसंगति है और राज्य का एक बड़ा आर्थिक कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। और ये पीढ़ी आज के दिन में इसलिए डरती है क्योंकि राज्य के अंदर में एक पीढ़ी ने जो दिया है, जो गुजर गया, जिन्होंने अपना सर्वस्व जो भूमि इस माइनिंग के लिए राज्य के और देश के लिए उन्होंने समर्पित किया, आज तीसरी पीढ़ी सड़क पर खड़ा होकर अपने अधिकार की भीख मांग रहा है। मैं इस अवस्था में राज्य को देखना नहीं चाहता और मैं इसी की बात और डायलॉग्स लगातार कर रहा हूँ। इसी तरह हमारा जंगल में भी, जंगल के साथ हमारा रिश्ता है, हमारा संबंध है, जंगल में हमारे लोगों का अधिकार, इस संदर्भ में भी मैं लगातार बात और चर्चा कर रहे हैं। मैं इस राज्य में मैं वही कह रहा था, धनबाद जैसे जगह में जो आज के दिन में आर्थिक राजधानी के रूप में घोषित है, वहां पर बताओ वो आसपास के लोगों के लिए शुद्ध पीने का पानी, एक अच्छा स्कूल, एक अच्छा हॉस्पिटल का दायित्व क्यों नहीं कोई उठा सकते हैं? कहाँ क्यों नहीं ये सुविधा उनको लोगों को मिल रही है? इसलिए मैं नए सिरे से इन विषयों पर, चाहे वो राज्य सरकार का जिम्मेदारी या आपका भारत सरकार की जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदारी के साथ जो भी इस राज्य के साथ क्षति हुआ है, एचईसी जैसे जगह देखो ना, एचईसी इतना बड़ा लैंड है, एचईसी जैसे जगह जब जमीन बेचा गया तो 5 रुपया 10 रुपया या फिर उस समय जो भी उसके लिए वो था रकम रखा गया था, उसमें लोगों ने दिया। आज उसी एचईसी की जमीन को ये अधिकार कैसे हो गया? एचईसी उस जमीन को बेचे और फिर कमाई करे। किसान कहाँ रह गया? किसान का भविष्य क्या हुआ? उस जमींदाता के बेटे का आज का हर्ष क्या है? ये सब नए सिरे से आपको मूल्यांकन करना पड़ेगा। इस राज्य को अगर बेहतर रूप से संवारने का कोई भी सपना रखते हैं तो मुद्दों से, जो आज के ज्वलंत मुद्दे हैं जिन्होंने घाव किया हुआ है, वहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। सुदेश जी, क्या आप मानते हैं कि आज के ज्वलंत मुद्दे स्थानीय नीति 1932 का खतियान है? चूंकि स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, हमने विधानसभा से, कैबिनेट से पास करके भेज दिया और सेंट्रल के पास ये मसला है। सुदेश महतो इस संबंध में क्या सोचते हैं? क्या 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू होनी चाहिए यहाँ? देखो, ये पहले भी हम लोग बिहार में भी थे तो हम लोग जातीय बनाने जाते थे तो हमारा खतियान आधारित ही बनता था। इस प्रदेश में हम पहला पार्टी है जिसने प्रदेश के स्थानीय नीति पर स्टेट फॉरवर्ड प्रपोजल तैयार करके आज तक दिया है। किसी पार्टी ने आज तक नहीं दिया। समय समय पर भाषा और भाषण बदलते रहा है लोगों का, हमने स्पष्ट रूप से दिया हुआ। ऐसे पार्टी जो दायित्व करते हैं उनको भी रखना चाहिए कि मैं इस नीति के साथ चलना चाहता हूं। अलग अलग सर्वे समय पर हुए, सर्वे सेटलमेंट के आधार पर, अंतिम सर्वे सेटलमेंट को आधार बनाते हुए हम लोग ने कहा कि यहाँ पर उसका एक नीति बननी चाहिए ताकि उस नीति के आधार पर यहाँ के जो मूल लोग हैं उनको अवसर मिलना चाहिए। आप कह रहे हैं कि मतलब जो लास्ट सर्वे सेटलमेंट है उसको आधार बनाना चाहिए भूमिपुत्रों को। आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं और कहते हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या है उनको उस अनुसार से अधिकार, हक और काम भी मिलना चाहिए। आंसू जब जाती है सभा करने या आप स्वयं कोई कार्यक्रम करते हैं, वहाँ यूथ और महिला दो पे फोकस रहता है, लेकिन समाज का एक तबका आंसू के साथ इस कदर खड़ा दिखता है जैसे उनको सिर्फ आप ही नेता दिखाई देते हैं, और दूसरा तबका आपकी तरफ उतनी प्यार की निगाह से नहीं देख पाता है। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? आंसू पुरानी पार्टी हो गई, बाकी सारे लोग क्यों नहीं जुड़ पाते आपसे? ये हमारे साथ ये तबका नहीं है, आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, क्योंकि मैं ये लोगों की एक फितरत रही है कि आप किधर से आते हैं, किस समाज से आते हैं, तो वो एक देखने का नज़रिया जरूर बनता है कि अब हमारे लोग हैं, लेकिन मैं इसमें से हूँ नहीं, और मेरे लोग, मेरी जनता, मेरा स्टेट हमको उस रूप से देखता नहीं है। इसी का परिणाम है कि जहाँ पर 0 हमारी संख्या है वहाँ पर हम अपना प्रतिनिधि लगातार जिताते आए हैं। वो लोहरदगा आपके सामने उदाहरण है। मैं इस पे विश्वास भी नहीं करता। मेरे लोग जानते हैं कि यहाँ का मूल लोग
और मूल लोगों के लिए सुदेश महतो और उनकी पार्टी उनके नेतृत्व में संघर्ष करती है। मैं सभी का संरक्षक हूँ, मैं राजनेता हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी हर किसी का है और हर किसी को उसके सामाजिक न्याय का हक देना ये मेरी जवाबदेही है और मैं उस काम को फुलफिल करने में हमेशा लगा रहता हूँ। आज के डेट में सुदेश महतो झारखंड में सबसे बड़ी चुनौती अपने सामने किसको देखते हैं, कौन है राजनीतिक पार्टी के तौर पे, शख्सियत के तौर पे? मैं राजनीतिक शख्सियत इस राज्य में मैं किसी को उस रूप से देखता नहीं। सबसे बड़ी अगर कोई चुनौती है तो जनता की भावना का सम्मान करना। यहाँ के राजनेताओं को इस बात को ध्यान देना पड़ेगा, स्टेट को समझना पड़ेगा, स्टेट के भविष्य को समझना पड़ेगा, उनको सम्मान देना पड़ेगा और उस अनुरूप काम करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी जवाबदेही है। चंपई सोरेन जी के जेएमएम छोड़कर बीजेपी में चले जाने के इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? और एक पॉलिटिशियन होने के नाते और एक ईमानदार समझिए कि आप उसका मूल्यांकन कर रहे हैं कि क्या सचमुच में उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ था कि सम्मान दिया गया? देखो, इसके तर्क अलग अलग हो सकते हैं। अब मैं ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से आप पूछेंगे तो उनका अलग तर्क होगा, जाने वाले से पूछेंगे तो वो अपना तर्क देने का काम करेंगे। लेकिन मैं कहा था हाउस के अंदर भी, याद होगा आप सभी को, मैं प्रथम बार दादा वहाँ पर आए, मैंने बोला आपको मुख्यमंत्री के रूप में एक आंदोलनकारी को देख रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, उम्मीद करते हैं कि आपसे न्याय होगा, ये उम्मीद करते हैं। लेकिन आप देखोगे उनका अल्पकाल, छोटा काल जो भी रहा, 6 महीना का काल रहा, 6 महीना आसपास के समय ही उन्हें नेतृत्व करने को मिला, 5 महीना का समय मिला। उस समय कम से कम 2-3 उद्योग पे बड़ा रोक लगा था। एक जो ट्रांसपोर्टिंग का जो उद्योग चल रहा है प्रदेश के सरकार के संरक्षण में, और एक ट्रांसफर पोस्टिंग का, ये दोनों में बहुत फर्क पड़ा था। ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग कम होने लगा था और ट्रांसपोर्ट का जो बिजनेस सरकार ने अपने जिम्मे लिया हुआ है उस पर भी फर्क पड़ा था। कम से कम उन्होंने कुछ शासन का बोध कराया था, ये कम से कम चंपई दा को इस बात के लिए हम लोग बधाई देते हैं। सवाल का जवाब नहीं मिल पाया, प्रकरण को कैसे देखते हैं? ऐसा होते रहा है, ऐसा नहीं राजनीतिक घटनाएं इस रूप से नहीं होती है। एक दल के लोग दूसरे, अर्जुन मुंडा जी झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, अर्जुन मुंडा जी भारतीय जनता पार्टी में गए। शैलेंद्र बाबू झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दार नेता में थे, वो भारतीय जनता पार्टी में गए। ऐसे लोगों का तो हमेशा कई कद्दावर नेता हमेशा अलग अलग दलों में आना जाना रहता है। हेमंत जी कांग्रेस के बड़े नेता थे, वो भारतीय जनता पार्टी में गए, भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व कर रहे हैं दलीय रूप से। हाँ, हेमंता जी तो ये तो होते रहता है दलीय रूप से। लोग सिंधिया परिवार, सोचो कांग्रेस का एकदम स्टेब्लिश्ड परिवार, माधवलाल जी के सुपुत्र, वो सीधे कांग्रेस में चले जाते हैं। तो दलीय रूप से दल बदलना एक अपना है। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि चंपई सोरेन के आ जाने के बाद एक चर्चा ये शुरू हो गई कि क्या अब उन्हीं के नेतृत्व में भाजपा आगे बढ़ेगी, क्योंकि पहले से घोषणा हो चुकी है कि बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में होगी। उससे पहले कई पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी में हैं। रघुवर दास जी भले ही राज्यपाल हैं, लेकिन हर दिन चर्चा होती है कि आज आ जाएंगे इस्तीफा देके, कल आ जाएंगे। अर्जुन मुंडा जी पहले से हैं। सवाल यह है सुदेश जी कि सुदेश महतो किसके साथ कंफर्टेबल हैं सबसे अधिक? मैं तो सब्जेक्ट के साथ कंफर्टेबल रहता हूँ, विषय के साथ रहते हैं। और जहाँ तक अभी तक एनडीए की ओर से या फिर भाजपा में भी अभी किसी के नाम का या फिर उल्लेख तो हुआ नहीं है कि किनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव में जाएंगे। तो बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा। हम चाहेंगे कि सामने जो लोग बैठे हैं कुछ एक सवाल पहले ले लेते हैं, फिर दर्शक ले और उसके बाद तैयारी कर लेंगे बातचीत का। जी 2-3 चीजें चूंकि आप जा रहे हैं अब जनता के पास, स्पष्ट होनी चाहिए। क्या आप कॉमन मिनिमम एजेंडा के तहत जाएंगे या आंसू का अलग अपना मैनिफेस्टो होगा और सरकार को बाध्य किया जाएगा कि ये सब काम करे? कुछ कॉमन मिनिमम रहेंगे जब हम लोग ज्वाइंट रूप से जाएंगे, तो कुछ रहेंगे जिसमें दोनों की रजामंदी रहेगी, और कुछ हमारे अपने एजेंडे जो पूरा रीजनल लेवल के रहेंगे, जिस एजेंडा पर हम भारतीय जनता पार्टी के सहमति से आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात यह है कि इस बार माना जा रहा है आंसू आर या पार। क्या आप वाकई में मानते हैं? क्योंकि कई पार्टी आंसू के बाद खड़ी हुई, कुछ दिन चली, संघर्ष किया, टूट गई, फिर विलय हो गया। लेकिन आंसू लगातार संघर्ष कर रहा है, संख्या कभी बढ़ी कभी घटी, लेकिन आप संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़े। तो पूछ रहे हैं कि आंसू कहाँ है, कहाँ जाएगा, इसका डेस्टिनेशन क्या है? देखो, एज ए लीडर 100 अवसर हमारे पास थे। शॉर्टकट के रास्ता अपनाते तो आज वहीं पर रहते हैं जहां आप देखना चाहते हैं। मैं शॉर्टकट का रास्ता अपनाता नहीं, मैं संघर्ष पसंद करता हूं। और सवाल ये है कि पब्लिक में आपका जो विश्वसनीयता है वो बना रहना चाहिए। आज के दिन में ये सबसे बड़ा संपत्ति है मेरा, कि विश्वसनीयता बनी रहेगी तो कभी भी
आप आगे जा सकते हैं और आपके चॉइस में पब्लिक को कभी परेशानी नहीं होगी। एक व्यक्ति अपना परिचय देकर मैं पूछिए। हर्ष आर्य दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, झारखंड का निवासी हूँ। सर एक प्रश्न है, आपने बहुत सारी अपनी जो नीतिगत कार्य की है भारतीय जनता पार्टी के साथ में, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, जब भी मैं साथियों के साथ राजनीतिक परिचर्चा करता हूँ, राजनीतिक विषय पे चर्चा होती है दिल्ली में या फिर झारखंड में प्रदेश के छात्रों के साथ, अपने साथियों के साथ, तो वो हमेशा एक बात कहते हैं कि आपके यहाँ पे सुदेश महतो जी जो चेहरा है उनका एक बहुत ही साफ छवि है। और सर मैं चाहता हूँ कि क्या आपसे ये क्वेश्चन है, क्या आप इस साफ छवि के साथ आप खुद अकेले इस झारखंड में सरकार बनाने में सक्षम हो पाएंगे? क्योंकि एक ये बहुत बड़ी नीतिगत फैसला है, कब तक भारतीय जनता पार्टी के बदौलत आप चलते रहेंगे? क्योंकि वो बातें नीतिगत तौर पे उठनी चाहिए और युवाओं के हक की बात को आप अच्छी तरीके से ताकि कर पाए, और जो आपने पुलिस व्यवस्था की उसकी सुधार झारखंड में आज सबसे ज्यादा है। और बहुत सारी बातें हैं। सवाल आ गया इच्छा आपसे मैं इनको ऐड ऑन कर देता हूं ताकि आप क्लियर हो जाएं। ये कह रहे हैं कि आप जो थिंकिंग रखते हैं, आप जो सोच रखते हैं राज्य के प्रति, राज्य के जनता के प्रति, वो इनके नज़र से सर्वाधिक लोकप्रिय है और सब कुछ अच्छा है, फिर भी आपको बैसाखी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? एक सवाल इसी में ये है कि पिछली बार आपका सीट शेयरिंग में कुछ बन नहीं पाया सहमति, तो आप एकला चलो की राह पे पकड़ लिए। क्या सुदेश महतो जी 10 दिनों के बाद जब आचार संहिता लागू हो जाएगा उससे पहले ये कह पाने की स्थिति में है कि हाँ हम साथ चलेंगे, संख्या मायने नहीं रखेगी, या सुदेश जी अभी भी द्वंद्व में है कि संख्या अगर नहीं मिली तो एकला चलेंगे? देखो उनका प्रश्न को थोड़ा अलग से आप प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ। उनका प्रश्न बिल्कुल अनफिल्टर्ड अलग सवाल होना चाहिए, वही बिल्कुल उसी का अलग जवाब था। दीजिए। उनका वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और उन्होंने मुझसे जानना चाहा कि आपके चेहरे पर क्यों इस प्रदेश में चुनाव में जाना चाहिए और आपको आना चाहिए, लोग इस तरह चाहते हैं। मैं इस चाहत को बनाए रखना चाहता हूँ। ये माहौल प्रदेश में वो आएगा आने वाले समय जब इस मेरे सारे विषयों के साथ आगे जाएंगे। जानना चाहूंगा कब आएगा? बहुत आप जैसे उम्र के 25 वर्ष हो गए। आप जैसे उम्र के लोग जब इस बात पे और राजनीतिक दूरदृष्टि और समझ के साथ अपना निर्णय देना प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से वो समय आएगा। ये एक और सवाल, हाँ जल्दी कोई सवाल लेना चाहते हैं? सर नमस्ते, जोहार। सर हमारा सवाल है कि हम लोग शुरू से जब संजीवर कॉलेज में पढ़ते थे तो आप जर्मनी गए थे और आपने खेल नीति या जो भी खेल यूनिवर्सिटी लाई थी। अगर आप सरकार पे आते हैं तो ये तो हम निश्चित तौर पे मानेंगे कि खेल मंत्री आप ही होंगे, तो क्या ये उसी दिन कैबिनेट में वो खेल जो आज आप बोल रहे हैं कि जो फाइल आज धूले खा रही हैं, क्या वो फाइलें निकल कर फिर उस फंसाने पे आएंगी कि हम खेल दौड़ सकेंगे और झारखंड में क्या उस खेल की नदियां बह पाएगी जैसे आपके क्षेत्र में बहती है? देखो 12 से लेकर 24 तक में बहुत आगे निकल गया, तकनीकी रूप से खेल भी बहुत आगे निकल गया है। और लेकिन झारखंड का हर खेलने वाला स्पोर्ट्समैन सीधे तौर पर सुदेश महतो को सामने देखना चाहता है। वो चाहता है कि इनके साथ ही खेल का विकास हो सकता है। ये जो विश्वास बना हुआ है ये बिल्कुल उस रूप से होगा नेचुरल, जैसे इस प्रदेश के साथ खेल एक नेचुरल सब्जेक्ट है और इसको जब तक हम अच्छे रूप से इनको बेहतर सांचे में ले नहीं जाएंगे तब तक हम परिणाम नहीं दे पाएंगे। आज के दिन में आप देख रहे हैं कि भारत, पूरा देश एक गोल्ड के लिए तरसता है। हमारी तैयारी उसी रूप से होनी चाहिए। जब आपका सोच गोल्ड के रूप में रहेगा तो निश्चित रूप से आप आगे काम कर पाएंगे। लेकिन मैं हर बात पे कर रहा हूँ, चाहे खेल हो, पढ़ाई हो, किसी भी क्षेत्र में आपका झारखंड को अपना समझना पड़ेगा, झारखंड के लोगों को अपना समझना पड़ेगा और नीति और नियत साफ रखना पड़ेगा। हर काम संभव हो सकता है। सुदेश जी, ये अभी जो सवाल पूछे, अगर इनके सवाल को पहले सवाल से जोड़ा जाए तो ऐसा लग रहा है कि आप खुद को कमतर आंक रहे हैं। ये कहें कि खेल मंत्री आप बनेंगे, आप स्वीकार लिए, आप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते? ओवरऑल वो जानते हैं कि ओवरऑल दायित्व क्या होता है। मंत्रालय में सभी मंत्रियों का दायित्व सीएम को ही होता है। लेकिन ठीक है, बहुत सारे आपके चाहने वाले लोग हैं जो आपको मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं, पर सवाल यह मेरा जो पिछला था उसको आपने क्लियर नहीं किया। क्या पूछ लीजिए। संख्या मायने रखेगी सुदेश जी के लिए? केला आधा दर्जन या 1 दर्जन,
या फिर आप कह रहे नहीं सहयोगी के साथ चलेंगे? जब से गठबंधन की बातें चल रही है, मैं अपने पद से बड़ा ईमानदार हूँ। मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये लड़ाई आजसू के मिले हुए सीट का नेतृत्व करने के लिए सुदेश महतो नहीं है, बल्कि 81 पे पूरे एनडीए का जो सीट रहेगा सुदेश महतो उनका नेतृत्व करेंगे। भाजपा से भी लड़ने वाला के पक्ष में सुदेश महतो नेतृत्व करेंगे। वो भी मेरा सीट आंक कर हम अपना मेहनत और अपना काम करेंगे और मेरे कार्यकर्ता उसमें मेहनत करेंगे। जो रीजनल फोर्सेस को पसंद करते हैं, वैसे भी काफ़ी संख्या है लोगों की, वो सुदेश महतो को वोट करे और जेएमएम को वोट नहीं करे, इसके पीछे 2-4 लॉजिक आप बताइए। दोनों में आप फर्क यही देखो कि उन्हें 5 बार वोट लेने का झारखंड मुक्ति मोर्चा को प्रदेश में मिला है, अलग अलग समय पर। झारखंड आंदोलन से तैयार हुआ पार्टी, गुरुजी का नेतृत्व में आगे बढ़ा पार्टी। मैं बाकी तर्कों को छोड़ देता हूं, लेकिन आज देखो कि उनका पहला काम, पहला दायित्व, जिस आंदोलन की उपज है आज वही आंदोलनकारी आज सड़क पर है। मोराबादी में अपने सम्मान के लिए गुरुजी के दरवाजे में अपना अधिकार और सम्मान पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। ये पहला जो विषय है झारखंड आंदोलनकारी। विश्वास की गांठ वहां से शुरू होता है और वहां से लेकर बाहर तक। आप कोई एक उदाहरण मुझे दे दो प्रदेश के अंदर में। झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर राजनीति, इस राज्य चलाना और डेवलपमेंट, कि मैं राज्य का शासक हूं, राज्य चलाऊंगा और मैं विकास करूंगा, तो ये दोनों का मेल झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ खाता ही नहीं। एक भी उदाहरण डेवलपमेंट के मुझे दिखा दीजिए जिसको झारखंड मुक्ति मोर्चा ने स्थापित किया है और जिसको कहे कि मेरा मॉडल है का के। भविष्य में क्या ऐसी संभावना है कि आजसू और जेएमएम एक साथ हो जाए? हम साथ रहे हैं, आगे रहेंगे। इस प्रदेश में भाजपा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आजसू सब साथ में रहे हैं। सेकुलर बाद में जाके बनते हैं। आगे की संभावना है? भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है मैं तो पोस्ट पोल का नहीं, ये प्री पोल की पूछ रहे हैं सन्नी। प्री पोल का पूछ रहे हैं सन्नी। पोस्ट पोल में तो मालूम है कि कोई भी चुनाव करके आता है फिर से चुनाव में नहीं जाना चाहता है, तो आप लोग एक गठजोड़ बना ही लेते और उसको बोलते जनता का यही डिमांड था। सन्नी का सवाल है कि आप प्री पोल अलायंस हो सकता है आपका जेएमएम के साथ? हेमंत जी आगे चले गए, आज चले गए तो यही पूछ लेते उनसे। समय बहुत कम था उनके पास। आप अभी भी 20 दिन बाकी है, 20-10 दिन बाकी होगा। उनको बोलो कि साथ में आ जाए और साथ में लड़े, मिल के लड़ते हैं। सुदेश जी प्रस्ताव दे रहे हैं। मैं हमेशा सकारात्मक हूँ। अगर राज्य में वसूल के साथ चलना है तो आपको साथ में आके लड़ने का हिम्मत करना पड़ेगा। साथ में आइए और लड़िए। हम तो अभी कह रहे थे कि अपने लोगों से बताओ ये कैसा तालमेल है कांग्रेस के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का। पूरा आंदोलन, जिनके छाती पे गोली चली, जिन्हें लाठी और डंडे से सजाया गया, वो आंदोलनकारी को कांग्रेस दूसरे पक्ष में खड़ी थी और एक पक्ष लड़ रहा था। अब ये दोनों साथ में आए, इस तालमेल का क्या आधार हो सकता है? आप बता दो, पहले या बाद में भी। एक दो सवाल उधर से और आ जाए, उसके बाद फिर हम ये सेशन काम करेंगे। सर मेरा सवाल ये है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार आप युवाओं का सवाल उठा रहे हैं, 1.5 दशक तक आप सरकार का ड्राइविंग सीट के बगल में आप रहे हैं, क्या उन मुद्दों को उसी समय हल कर दिया जाना चाहिए? नहीं, समय के साथ मुद्दे बदलते रहते हैं। हर समय की आवश्यकता अलग होती जाती है। जब आप किसी विषय पर काम नहीं करते हैं तो ये बड़ा विषय बनते जाता है। तो जैसे 5 साल अभी जो यहाँ पर रोजगार के अवसर आने चाहिए या रोजगार क्रिएट करना चाहिए, जो पोस्ट क्रिएट हैं, कम से कम 3 लाख के पोस्ट क्रिएट पोस्ट हैं, जिसको आपने भरने का नाम नहीं किया, तो आपके ऊपर नीचे आने वाले जनरेशन का लोड तो बढ़ेगा। वो आएंगे, फिर उन बच्चों के लिए चुनौती हो जाएगी, किनको नौकरी आप देंगे? सर तो क्या 1.5 दशक कम नहीं थे? हाँ, 1.5 दशक कम नहीं थे सर? 15 साल जो आप सरकार में आप ड्राइविंग सीट के बगल में, सरकार की आवश्यकता रोज पड़ेगी, रोज पड़ेगी। 65 साल कांग्रेस ने शासन किया, आज भी शासन करने के लिए वो सामने आना के लिए तैयारी कर रहे हैं। और कोई सवाल ले ले। ऋषभ इधर पीछे, वहां पर माइक दे दे। स्टूडेंट से वो मास कॉम के बच्चे हैं कुछ, एक आ रहा है। आपके पास आएगा माइक, आपके पास आएगा। पहले बच्चे कर ले, मास कॉम के बच्चे। मेरा नाम साक्षी पांडे है, सेमेस्टर 2 से बोल रही हूँ। क्या जेएमएम की तरह एजेएसयू भी आने वाले समय में विधानसभा की सीटें पर अपना मुद्दिमा शामिल करने वाले हैं? और एक बार रिपीट करेंगे?
क्या सवाल है? क्या जेएम की तरह एजेएसयू भी आने वाले समय में सभी विधानसभा सीटों पर अपना मुद्दिमा करने वाले चुनाव पर आएंगे आगे? उम्मीदवार मतलब जैसे जेएमएम, आपका सवाल यह है कि जैसे जेएमएम खड़ा कर रही है हर प्रत्याशी जो आने वाले हैं एजेएसयू में आएंगे वो आगे हाँ, सीटें? 81 सीट पर क्या आप चुनाव लड़ेंगे, कैंडिडेट देंगे, यही सवाल है ना? झारखंड मुक्ति मोर्चा भी 81 सीट पे नहीं लड़ता है यहाँ पर। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी 30-40 सीट पे ही चुनाव लड़ते हैं यहाँ पर। लोकसभा में भी वो 5-6 सीट पे ही जाते हैं। तो हम लोग जब गठबंधन में लड़ेंगे तो मेरी पार्टी लड़ेगी, तो मैंने कहा कि संयुक्त दायित्व है। ये पूरे 81 विधानसभा हम लोग गठबंधन के अंदर एनडीए के रूप में जाएंगे, तो 81 पूरा हमारा होगा। सुदेश जी, आपकी पार्टी को जींस पैंट वाली पार्टी बोली जाती है, आप स्वयं पहनते हैं और ज्यादातर यूथ है, पर एक एलिगेशन भी है कि क्या सुदेश महतो वो बरगद का पेड़ बन चुके हैं जिसके अंदर आंसू के दूसरे लीडर खड़ा नहीं हो पाते, फल फूल नहीं पाते? बरगद के कई उदाहरण हैं। बरगद में सभी को छांव मिलता है और उस छांव से लोग पूरे राज्य के रूप में आको कि इस बरगद इतना बड़ा हो जाए कि पूरे राज्य के लोगों को छांव दे। आजसू, जहाँ तक आजसू के और अवसर देने का बात है, मेरा रामचंद्र सहीस, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। एक एकदम गरीबी रेखा से नीचे वाला परिवार जिसके सामने एक राजनेता, पब्लिक समर्थन तो बड़ा था लेकिन राजनेता बनने की बहुत बड़ी चुनौती थी। आपने मंत्री बनाया, पहले विधायक। एक सुदूर क्षेत्र गांव में बसा हुआ एक गरीब का बेटा को उठा के वहां से विधायक और विधायक से कैबिनेट मंत्री सुदेश महतो पहुंचा सकते हैं। उमा राजक जी को भी उसी तरह झारखंड आंदोलनकारी थे, उनको भी अवसर यहां से लेकर कैबिनेट का अवसर मिला। कमल विश्व भगत मेरे भाई जो शहीद हुए, नहीं रहे हमारे बीच में, दिवंगत रहे, लेकिन उनको भी उधर से यहां से रांची हॉस्टल से निकालकर लोहरदगा तैयार करना और वहां से उठाकर लाके विधायक तक में। मेरी हमेशा मेरी जो गिनती है उसको आप देखोगे, बड़ा सब कोई नीचे तबके के लोग वहां से उठ के ऊपर तक आए। युवाओं की कई पार्टियां जो उभर कर इन दिनों सामने आई है, क्या उसे आप चुनौती के रूप में मानते हैं? इस राज्य को चुनौती समझना पड़ेगा। चुनौती किसे कहते हैं, चुनौती किनको लेना है? हर राजनेता बनने का हक सबको है, सब आए और ऐसी इच्छा अगर सब में हो जाए तो एक अच्छा वातावरण बन सकता है। लेकिन हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, ये बड़ा स्पष्ट होना चाहिए। और एक कोई सवाल सवाल लेना चाह रहे हैं? ऋषभ, माइक दीजिए जो सवाल करना चाह रहे हैं। दरअसल ये हम लोगों ने रखा है ताकि जो यहाँ पे मौका नहीं आए मिल पाता जनता है। हाँ, वो पूछिए। सामान्य तौर अपना पे आप परिचय लोगों देकर से पूछिए सवाल। धन्यवाद। मेरा नाम शशि है, मैं एक मानवाधिकार के लिए काम करता हूं। आपने अभी कहा कि राजनीतिक दलों को अपना घोषणा पत्र एफिडेविट में देना चाहिए। क्या आपकी पार्टी इस बात को करके शुरुआत करेगी इस बात का? और दूसरी बात, आजसू में स्टूडेंट यूनियन आता है, झारखंड के विश्वविद्यालयों में लगभग छात्र राजनीति खत्म हो गई है, राजनीति की नई पौध तैयार नहीं हो रही है। आप इस चीज़ से भली भांति परिचित हैं। यूनिवर्सिटी में चुनाव, यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति को भी बढ़ावा मिले, इसके लिए आपके पार्टी का क्या प्रयास रहेगा, आपका व्यक्तिगत प्रयास क्या रहेगा? और एफिडेविट वाले पे प्लीज कहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने सब्जेक्ट मैंने बिल्कुल भी ये एफिडेविट मेरे चाहने और मैं जाके प्रस्तुत चुनाव आयोग को करूं, ऐसा हो नहीं सकता है। चुनाव आयोग को इस पे पहल करना चाहिए। मेरा सुझाव, मेरे दल का सुझाव होगा कि अगर आप अच्छा चुनाव कराना चाहते हैं तो दलों को भी एक शर्त पर बांधना पड़ेगा कि कितना फ्रीडम है उन्हें किसी बात का आश्वासन देने का। मतलब आप चाह रहे हैं कि एक ऐसा कानून बन जाए कि मैनिफेस्टो अगर पूरा नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट इलेक्शन कानून ही बनना चाहिए ऐसा, तब बाध्यता होगी, तब कितना फ्रीडम उसको मिलेगा दलों को कि वो अपनी बात को रख सके। पर लोकतंत्र में कहते हैं जनता ही सबसे बड़ी अदालत है, तो जनता तो जज कर लेती है। जनता जीत हार का फैसला कर सकती है, जनता सरकार बना सकती है। हेमंत बाबू को 5 लाख नौकरी देने का वहां बैठ के निर्णय 2 बोल के विवश नहीं कर सकती है। हम लोग ने पंचायत चुनाव में कराया था। पंचायत चुनाव में आपको याद होगा नीतीश बाबू ने भी इस बात को कहा था कि जनता को, जन नेताओं को बैक करने का अधिकार भी दिया जाना चाहिए। हम लोग ने पंचायत चुनाव में काफी डिबेट हुआ था इस बात को लेकर, एक अधिकार, हाँ
कि उनको ये अधिकार दिया जाए कि अगर उनके योग्यता के अनुसार राजनेता नहीं जाते हैं तो उन्हें फिर से वापस बुला सके, ये अधिकार जनता को दे दीजिए कि उनको रिकॉल करके बैठा दे बोलते। अच्छा सुदेश जी, कुछ अब ये पॉलिटिकल सवाल भी हो जाए कि इतने अभी तो चूंकि और भागम भाग शुरू हो जाएगा, आपका बहुत बिजी शेड्यूल सभी नेताओं का, आप माइंड रिलैक्स करने के लिए क्या करते हैं? क्या फिल्म देखते हैं? हाल फिलहाल कोई वेब सीरीज आपने देखी? मैं नहीं देखता नहीं पिक्चर। मैं फुटबॉल खेलना, मैं मैदान गया तो मेरा रिलैक्स हो गया, मैं फुटबॉल खेल लिया, मुझे दिन भर खटाइए, 1 घंटा फुटबॉल खिला दीजिए, मेरा सब थकान खत्म हो जाता है। परिवार को कितना समय दे पाते हैं? कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी समय मिले बचता है जो वही मिलता है, उससे तो मैं अलग से नहीं कर सकता। कितना सहयोग रहता है पत्नी का? पूरा 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 रहता है। लेकिन यहाँ पे आलोचना भी हो रही है और उसके पीछे प्रशंसा भी है। ये है कि हेमंत जी और कल्पना जी कह रहे हैं कि जोड़ी नंबर 1 पे जा रही है। आपके साथ भी ये क्यों नहीं लागू हो सकता? मैं हमेशा हर जोड़ी को जोड़ी नंबर 1 मानता हूँ कि भगवान ने अगर 2 जोड़ी को मिलाए हैं तो जोड़ी नंबर 1 उनके जीवन के लिए है। तो कल्पना जी और हेमंत जी का जोड़ी नंबर 1 है उनके जीवन के लिए। पॉलिटिकली रूप से मतलब वो दोनों एक्टिव है। पॉलिटिकली अभी परीक्षा हुआ नहीं, परीक्षा में जा रहे हैं, उस परीक्षा के बाद आप उसका नंबर देना। नहीं मतलब घर की दहलीज भले ही सुदेश जी की पत्नी नहीं लांगी हो, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमेशा साथ रहता है और हम लोगों ने अक्सर देखा भी है। हमारा जब कभी भी आपसे मुलाकात काम करते हैं सार्वजनिक जीवन में, हमारा एकेडमी जिसकी चर्चा कर रहे हैं उन्हीं वही तो चलाती है। नहीं वही मैं बता रहा हूँ कि जब भी आपसे मुलाकात करने गया, अक्सर ऐसा होता है किसी राजनेता के यहाँ जाने से वो बीच के किसी व्यक्ति जो रखा रहता है काम के लिए उन्हें बोलता है, लेकिन आपने हमेशा कहा कि नेहा सन्नी आया है चाय भिजवा दो, तो मतलब हमेशा ये कनेक्शन बना रहता है अंदर और बाहर का। मैं दोनों जगह पर, मैंने अपना मोबाइल का लिए मैं मुख्यमंत्री रहूं गृह मंत्री रहूं, मैंने अपना मोबाइल पब्लिक का डायरेक्ट रिसीव आज तक 25 साल से किया है। कोई भी फोन, मेरे कोई भी पोजीशन में रहे, पब्लिक का मोबाइल रिसीव सुदेश माथुर डायरेक्ट करता है। मैंने पीए उसके लिए नहीं रखा, पब्लिक सीधे बात कर सकता है। मेरे घर में भी यही वातावरण है। घर में आप आएंगे तो मेरे अतिथि हैं, तो मेरा परिवार साथ में है, तो परिवार निश्चित रूप से आपका सत्कार करेंगे वहां पर। तो झारखंड की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि ये सेशन काफी लंबा हो जा रहा है, अब चुनावी माहौल में जा रहे हैं, आजसू के क्या साथ सोच क्यों वोट करे? क्यों जनता जब वोट करने जाए तो वो क्या सोचकर वोट करे? राजनेता एक अच्छे राजनेता का चयन करे, एक अच्छे राजनेता का चयन करे, और चयन में अपने आप को किसी की बात पर नहीं, खुद का मूल्यांकन करिए। खुद का मूल्यांकन करिए, क्या मैं जो काम करने जा रहा हूं ये मेरे राज्य का निर्माण कर सकता है, मेरे परिवार को आधार दे सकता है। जब इस तरह के मूल्यांकन होंगे तो ये होगा, लेकिन ये होना नहीं है। जिस प्रदेश में आधी आबादी 2 जून की रोटी के लिए, केवल जिस आबादी को केवल राशन के बल पर, पेंशन के बल पर और केवल साल के 2 बदन ढकरे के कपड़े के बल पर केवल खड़ा किया जाएगा, वहां इस तरह का सपना आप नहीं देख सकते हैं। जिस दिन इनके विद्यालय में टीचर पहुंचेंगे, जिस दिन गरीब के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त होगा, जिस दिन हेल्थ सिस्टम आपके पंचायतों में बेहतर रूप से काम करने लगेंगे, ये सुविधाएं जब एक गरीब को पेट की चिंता नहीं रहेगी तो निश्चित रूप से वो आपके इस लोग लुभावन से ऊपर सोचना प्रारंभ करेगा, तब निश्चित रूप से एक अच्छा वातावरण यहां पर आएगा। लेकिन आपने एक साथ सरकार की कई योजनाओं का आलोचना कर दिया कि भाई आप कहीं पेंशन के नाम पे, कहीं राशन के नाम पे, कहीं वस्त्र के नाम पर अगर ये कह रहे हैं कि वोट हम ले रहे हैं, तो जनता जब तक उस लेवल विद्यालयों को बंद कर दो, हॉस्पिटल को बंद कर दो और केवल ये सुविधाएं डायरेक्ट पे सुविधा प्रारंभ कर दीजिए। विद्यालय है तो शिक्षा प्राप्त करने का गरीब के बच्चों को अवसर मिल रहा है। आप वहां टीचर नहीं देंगे तो झारखंड का आज और कल दोनों बर्बाद कर रहे हैं। जिस युवा पर आप भरोसा करते हैं कल का झारखंड कैसा होगा, अगर उनके विद्यालय में टीचर ना रहे और पास स्कूल सिस्टम जो आपने बनाया है कि कोई फेल नहीं करेगा, 1 से 2 प्रमोट करिए, 3 से 4 प्रमोट करिए, ये प्रमोट सिस्टम से क्या हम अपने लोगों को और अपने भविष्य बना रहे हैं या कमजोर कर रहे हैं? कंपटीशन में वो सक्सेस नहीं होगा। बिल्कुल सुदेश जी, लेकिन कुछ एक सवाल जब खड़े होते हैं, जैसे अभी आपने कहा जब राज्य का गठन हुआ था, सिर्फ ये नहीं कि छोटा राज्य होगा, तंत्र और नजदीक आएगा तो लोगों को लाभ होगा। इसी राज्य में है कि कहीं अगर कोई बीमार होता है तो 800 रुपये में पानी बोतल चढ़ा देते हैं, कहीं 8000 लग रहा है, और सरकारी जहां पे सरकार कहती है कि हम पे कर रहे हैं आपके बिहाफ में, वहां पानी मिलता ही नहीं। मैं एक आज का अखबार मैंने खोला तो एक एरोप्लेन
और हेमंत जी का फोटो देखा। आज एक एड है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं झारखंड के लोगों के लिए मैंने क्या बोलते हैं एयर एम्बुलेंस उपलब्ध कराया है, आप इसका लाभ लो। अब हमको बताइए, आज यहाँ पर ओपन डिबेट करा रहे हैं, पूरे झारखंड आपको देख रहा है, कितने प्रतिशत इस प्रदेश के लोग में क्षमता है जो 3 लाख रुपया पे करके अपना बेहतर इलाज के लिए तत्काल यहां से बंगलोर जाएगा या हैदराबाद जाएगा? कितने लोगों को किया है? हेमंत जी से मेरा आग्रह है, पिछले 2 दिन 4 दिन 5 दिन या महीना भर का एक कटिंग पेपर में अखबार में आया था, वो बरहेट में खटिया में 4 लोग कंधा में लेकर पेशेंट को लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं। ये कौन सा एम्बुलेंस में लेके जा रहे हैं? उनके अपने मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में। पहले ये दोनों को तुलनात्मक रखिए। अखबार में चीजों को प्रचार के माध्यम से अगर केवल लेके आते हैं, ये हकीकत का बोध नहीं कराता। हकीकत झारखंड का दर्शन करिए, जाइए बरहेट के गांव में, आपको हकीकत देखने को मिलेगा। सचिवालय के इन बड़े जो चेयर लगे हुए हैं, यहां से झारखंड दर्शन नहीं होगा। आप उतर के करते हैं तो निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा। ये दोनों जमीन और आसमान का अंतर है। लेकिन ये जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं कि खटिया पर टंकर आ रहा है, वो तो कहते हैं कि पिछले 18 साल तक आप लोग शासन किए, 18 साल में ये तस्वीर क्यों नहीं बदली? ये मूल्यांकन भी कभी कभी सही नहीं होता है। मैं भी हेमंत जी को सुन रहा था तो आप में से किसी ने कहा था ज्यादातर अवधि है। मैं आज सबसे पहले स्पष्ट करिए कि ये जो यूपीए की गवर्नमेंट और जो एनडीए की गवर्नमेंट रही, दोनों को आज रखिए साथ में। और दोनों को इस 25 साल में कौन कितना दिन रहा, पहले इसको देखिए, तो आपको आज के दिन आपको मिलेगा कि ज्यादा दिन सरकार यूपीए की रही है। सही गिनती कर लीजिए तो आप यूपीए की गवर्नमेंट ज्यादा रह गई है। आप पूरा निकालिए, आपको पता चलेगा इस प्रदेश में ज्यादा हो रही है। ये ज्यादा और कम वाला बात मैं लगातार सुनता हूं, और खुले मन से एक मुख्यमंत्री कैसे झूठ बोल सकते हैं कि 20 साल तक आप राज किए? भाई साहब आप निकाल लीजिए ना, देखिए एक ये आदत और ये फितरत कैसी है भाई? क्यों नहीं सही चीज को बोल पाते हैं? ऐसे ही मंच में कुछ बोल देना, लोग सुन लेंगे और ताली बज जाएगी, ऐसा कैसे चल सकता है? एक मुख्यमंत्री दायित्व के पद में है और आपसे सही बातों का उल्लेख करना उचित होता है। 2-3 सवाल कर लेता हूँ, संभवतः आखिरी होगा। आजसू पार्टी हर मुद्दे पर अपनी राय जैसे बाकी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता रखते हैं, आपके प्रवक्ता नहीं रखते। हर डिबेट का हिस्सा आप लोग क्यों नहीं बनना चाहते हैं जब पॉलिटिक्स करते हैं सत्ता के लिए? तो मैं डिबेट का हिस्सा हूं। आज 100 सवाल आपने किए होंगे, मैं हर चीज का हिस्सा हूं, मैं उसका जवाब देता हूं। जहां भी आप कहें मैं बेबाक कहता हूं, मैं कभी पढ़ के कोई चीज़ सुनाता नहीं। मेरे जहन से जो चीज़ें निकलती है और मेरे दिल में जो चलती है और मेरी जो पॉलिसी है, जिस विषय के में जितनी जानकारी है मैं उसको रखता हूं। मेरी जिस विषय में जानकारी नहीं हो पाती है, मैं कहता हूं कि इंतजार करिए, मैं जब तक उस विषय की समझ ना लूँ मैं कुछ बोल नहीं सकता। मैं तो ऐसे लोगों को भी देखता हूँ जिस विषय की उनको कोई समझ ना हो, लेकिन चूंकि वहाँ बैठ गए हैं तो कोई भी दलील दे के निकल जाते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ और मैं वैसे से अपने कार्डर को बचाता भी हूँ। हाँ, मैं कोशिश करूंगा अपने पार्टी को पक्ष को जरूर वहाँ रखे, इसकी एक कमी हमारे बीच में है। हाँ बिल्कुल, नहीं ठीक है, मौका कम मिल पाता है। पांडे जी तो जनता बराबर सवाल सवाल आप पूछ सकते कर सकते हैं, जो भी हाथ उठाइए जिनको माइक चाहिए। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रथम राज है। मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज का छात्र हूँ। सर, मैं छात्रों के कॉलेज एडमिशन की समस्या के बारे में आपसे सवाल करना चाहूँगा। आप चाहे इंजीनियरिंग की बात कर ले, मेडिकल की बात कर ले, झारखंड या जितने भी झारखंड के छात्र हैं बेंगलोर, दिल्ली, इन सभी जगहों पे जाते हैं, तो क्या झारखंड में किस चीज़ की कमी है कि झारखंड में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग या प्राइवेट इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल के कॉलेज नहीं, या उतने सीट्स नहीं है कि झारखंड के छात्र झारखंड में रह के इसकी पढ़ाई कर सके? देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी कॉलेज के नाम पर, इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम पर बने हैं वो तो बेहतर हैं। हम लोग कभी कभी हमारी मानसिकता है कि हम इंजीनियरिंग कॉलेज बना देते हैं, एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग बना देते हैं तो बिल्डिंग को ही हम लोग कॉलेज मानने लगते हैं। ये भूल हो जाती है कि हमारे यहाँ अस्पताल बन रहा है, अस्पताल में डॉक्टर का होना जरूरी है, उसी तरह आपके फैकल्टीज अच्छे होने जरूरी हैं। ये फैकल्टीज अच्छा ना होना आपका रैंक है, आजकल रैंक के आधार पर नापा तोला जाता है कि जिस विद्यालय का रैंक अच्छा हो उस रैंक के विद्यालय में लोग एडमिशन लेना पसंद करते हैं। ये माहौल हमारे यहाँ अभी तक नहीं आया। फैकल्टीज को पूरा निकालो जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज में,
आपने भर्ती ही नहीं किया, उस लेवल ही नहीं दिया, तो फैकल्टीज आपके अच्छे नहीं रहेंगे, तो आपका कॉलेज अट्रैक्शन का सेंटर नहीं होगा, इसीलिए भी पलायन होता है आज के दिन में। ये इनका सवाल सर हायर एजुकेशन से था कि मैट्रिक, हाँ उसी का बात, मैं उसी से एक सवाल जोड़ रहा आप जाओ ना, यहाँ 5-6 इंजीनियरिंग कॉलेज है, 10 इंजीनियरिंग कॉलेज प्राइवेट भी चल रहे हैं, फैकल्टीज देख लीजिए, पास आउट जो हुआ, आप ऐसा करो कि आप इस सब्जेक्ट में आ जाओ, सिविल में आप पढ़ो, आप यहाँ पढ़ो, यही बोलते हैं। वो कोई एग्जाम से तो आते नहीं है, कोई एग्जाम को कंप्लीट नहीं करते, वो टीचर वहीं पर बन जाते हैं और टीचिंग करना प्रारंभ कर देते हैं। नहीं कोई सवाल लेना चाह रहा है? नमस्कार, जोहार, अभिषेक कुमार। मैं सुदेश जी से पूछना चाहता हूं कि आप एक अच्छे लीडर के तौर पे पूरे झारखंड में, बात झारखंड की हो रही है, उभर के आए हैं, जितने साल से आप राजनीति कर रहे हैं, मैं पहली बार आपसे मिल रहा हूं, ये मेरा सौभाग्य है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपके पास, आपकी पार्टी में ऐसा कोई एजेंडा है जहां पे आप जो इमर्जिंग युवा दल है, जो अभी झारखंड के लिए कुछ कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म आप बनाने का सोच रहे हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर झारखंड को लीड करेंगे, जैसे बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, एक पार्टी जेएमएम है, हमारे झारखंड को पक्ष विपक्ष दोनों चाहिए। चूंकि क्या है कि अगर किसी भी क्षेत्र का विकास करना है, किसी प्रदेश का विकास करना है, तो पक्ष और विपक्ष दोनों का होना अति आवश्यक है। तो वहां पे आप क्यों नहीं अपने आप को उस सेफ कोर्ट से बाहर करके आप पूरे झारखंड को लीड करें? हम सारे युवा आपको साथ देंगे। मेरा मतलब आपसे ये सवाल है कि क्या ऐसा कोई एजेंडा आपके पास है, आपकी पार्टी में बुला के करेंगे इस चुनाव से पहले? बिल्कुल मैं चाहता हूँ, मैं ये मेरा लक्ष्य भी है, और मैं चाहता हूं कि जितनी बातों को मैं सोचता हूं, जो मैं करता हूं, वो पूरे प्रदेश के लिए हो और उसके लिए बने। मैं आपको अपनी ओर से बधाई देता हूं कि सकारात्मक सोच के लिए, और ये वातावरण प्रदेश में बने, इसके लिए अगर माहौल तैयार होगा तो नेतृत्व आपके सामने जरूर रहेगा। एक विपिन जी हैं जो गोल, माइक ले लो। सिर्फ क्या होता है कि आजसू एक ऐसे मतलब जाति विशेष के लिए लोग बोलते हैं कि सिर्फ आजसू एक पर्टिकुलर जाति को ही सिर्फ सपोर्ट करता है, पर्टिकुलर जाति पे सिर्फ चुनाव लड़ता है, तो ऐसा क्यों? ऐसा है ही नहीं, और ऐसा मेरे पूरे जीवन में 25 साल में आपको नहीं मिलेगा। मैं जिस तरह से आपका आकलन आज मेरे से पहली बार मिल रहे हैं, मेरे बारे जो आपका आकलन बना है, जो आकलन आपने कहा कि आप अच्छे हैं, अच्छा लीडरशिप दे सकते हैं, तो मैं कहा कि पूरे प्रदेश के हर वर्ग, एक छोटा सा वर्ग भी एक राजनेता के रूप में मेरा दायित्व है कि उसका संरक्षण संवर्धन के लिए मेरी पहल होनी चाहिए एक राजनेता के रूप में। लोहरदगा के रूप में आपने उदाहरण के तौर पे भी दिया, मैंने उदाहरण भी दिया। अभी मैंने एक छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता को विधायक और उससे लेकर मंत्री तक का बैठाने का मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि छोटा से छोटा कार्यकर्ताओं को अगर वो राजनीतिक क्षितिज में है, बेहतर काम कर सकते हैं, तो उनको आगे बढ़ाना चाहिए। सुदेश जी, मैं चाहता हूं कि बिपिन जी आपसे एक सवाल करें। मैं चाहता हूं कि आप चूंकि सर्वाधिक डॉक्टर बिहार झारखंड से बनाए हैं अभी तक, ये इनका गोल विलेज है जहां पे बच्चों को अच्छे संस्थान पर चर्चा हो रही थी, तो उन्हें आने में क्या दिक्कत आपको क्या परेशानी होती है जब आप इस तरीके का प्रपोजल या तो गवर्नमेंट के पास लेके जाते हैं, या जो बच्चे बिहार झारखंड से आते हैं उनमें कहाँ लैकिंग पाते हैं? 10 तक उनका क्या बेसिक क्लियर नहीं होता? पहले तो मैं ये कहूँ, सुदेश महतो युवाओं के बीच में बहुत पॉपुलर चेहरा है, बहुत डायनेमिक चेहरा है, और तब से जब उप मुख्यमंत्री हैं तब से हम लोग फॉलो आपको करते हैं। आपका जो अंदाज है और काम करने का जो नियत और नियति की बात कर रहे थे बहुत स्पष्ट है, उसका मैं अप्रिशिएशन भी करता हूँ। झारखंड के बच्चों का पलायन की चर्चा अभी चल रही थी। झारखंड से बहुत बड़ी संख्या है जो प्रिपरेशन के लिए जाते हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ने के लिए जाते हैं। तो एक तो ये समझना होगा कि बहुत इंतजार करना पड़ा झारखंड को, जब 3 ही मेडिकल कॉलेज मिला है और उसमें जो सीट है वो नाकाफ़ी है। जितने बच्चे यहाँ प्रिपरेशन करते हैं उसके लिए सीट की बहुत कमी है। और जैसे आपने कहा कि यूपीए का कार्यकाल बहुत ज़्यादा लंबा रहा है, हमें काम करने का मौका कम मिल रहा है, तो क्या आप आएंगे तो जो आज स्वास्थ्य को एक बेहतर स्वरूप देने की बात करते हैं, और डॉक्टर से ही शुरू हो सकता है। फैकल्टी की कमी है, जैसे इंजीनियरिंग में है तो मेडिकल में भी फैकल्टी की कमी है, और क्वालिटी एजुकेशन हम लोग नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो एक तो इस पे क्या आपका प्रोग्राम होगा आने वाले टाइम में जब आप सत्ता में आ रहे हैं, जिसकी बड़ी संभावना दिख रही है। दूसरी बात कि गोल एजुकेशन विलेज 14 एकड़ में बिहार में हमने डेवलप किया, और उसका रिजल्टेंट ये है कि लगभग 90% बच्चे वहां से निकलकर वो मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं जहां पे साधारण परिवार के बच्चे निकल कर आते हैं। मैं ये समझता हूं कि झारखंड में इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। झारखंड की आदिवासी छात्रों के लिए
पिछले 9 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूं, जमीन की व्यवस्था हमारी नहीं हो पा रही है। खुद का पैसा लगाकर, इन्वेस्ट करके, पैसा देकर मैं बैठा हूं, वो चीजें अभी तक नहीं हो रहा है। हमारे अंदर की एक तड़प है कि बच्चों के अंदर जो मेधा है, जो इनके अंदर की जो क्षमता है, उसको कैसे बेहतर यही झारखंड में रहकर हम दे सकें। आपकी सरकार आके हम जैसे लोगों को, जो झारखंड में आए हैं बिहार से और दिल्ली से, हम दिल्ली में काम कर रहे हैं, दूसरे छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं, हम अगर इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं तो जमीन की जो एक बेसिक जो व्यवस्था यहाँ पे आई है, उसमें हम जैसे लोगों के लिए क्या व्यवस्था आप दे सकते हैं, इस पे आप बताएं। धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपको आपके योगदान के लिए बधाई देता हूँ कि आप इस राज्य में अपना महती योगदान दे रहे हैं, और ये योगदान कोई साधारण नहीं है, इसलिए आपको बधाई देते हैं। दूसरा, मैंने 4 एजेंडा अभी पूरा तैयार है। कभी कभी आप मुझे सुनते हैं तो मैंने एकदम स्पष्ट कहा है कि इस बार पढ़ाई, दवाई, न्याय और कमाई, ये 4 मेरे एजेंडा होंगे। चारों पर सुदेश महतो काम करेगा और इसकी मेरी तैयारी चल रही। छोटे लेवल पर अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो मेरा काम प्रारंभ हो जाता है। ऐसा नहीं कि मैं आऊँगा तो मैं करूँगा, मेरा भी तो एक कार्य क्षेत्र है ना। जिस बात की अभी उल्लेख मेरे साथी कर रहे थे, ये काम मैं शुरू कर दिया हूँ। मैंने कहा कि मेरा अभी अधिकार दायरा क्या है, इसलिए मैंने अपने विधानसभा के अंदर ये काम प्रारंभ हो जाता है। पढ़ाई के अंदर क्वालिटी एजुकेशन कैसे बेहतर दे सकते हैं वो शुरू हो गया। मैंने हेल्थ में क्या क्या चेंज कर सकते हैं, इन्होंने खुद जाके देखा है कि पंचायत के हॉस्पिटल में 100 से ज्यादा डिलीवरी के केस हो सकते हैं, ये विश्वास हमने वहां पर पैदा कर दिया है। तो ये काम मेरे प्रारंभ हो जाते हैं। रोजगार के भी ऐसा नहीं, प्रदेश में मैंने कहा कि 5 साल पर्याप्त है। आपको सोचना पड़ेगा रोजगार के अवसर, एक तो गवर्नमेंट रोजगार ये पक्का है, घटते जाएंगे, लेकिन रोजगार के अवसर बढ़ाने का आपको काम करना पड़ेगा, और ये काम हो सकता है एक विश्वास के साथ, एक फ्रीडम के साथ, अगर पूरी ईमानदारी से। हर किसी के जहन में ये बातें नहीं चलती। लोग सवाल है कि सत्ता में लोग आने का अपना अपना अर्थ होता है कि लोग सत्ता में आते हैं, सरकार की चाहत अलग अलग हो सकती है। हमारी चाहत इन 4 एजेंडों पर अगला रहेगा। इस 4 एजेंडों पर जब भी अवसर मिलेगा आप इसको फुलफिल होते हुए देख पाएंगे। नहीं सुदेश जी, मेरा ये था, जैसे वो सर कह रहे थे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो तैयार है इन्वेस्टमेंट के लिए। सरकार को प्रपोजल दिया, अपना पैसा लगाएंगे, यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे अपने पैसे से, पर सरकार एक्ट नहीं करती तेजी से। आपको बता दें कि इस राज्य के अंदर औद्योगिक एमओयू कितना हुए आपको पता है, हमारे समय भी और अभी भी। ये सरकार भी जब आई उसी पथ पर आगे बढ़ी थी। जैसे ही कोई सरकार आती है ना, तो आने के बाद एक इन्वेस्टमेंट मीट कराते हैं। वो दिल्ली, बंगलोर, मुंबई, हेमंत बाबू पूरा घूम के आए। बोलो उनसे आज की उस एग्रीमेंट का क्या हुआ। मैं अपनी गवर्नमेंट की भी बात कर रहा हूं। मोमेंटम झारखंड हुआ था। मोमेंटम झारखंड हुआ, पर्यटन को उद्योग का दर्जा देंगे बोल के नियम बनाए गए, ये सारे चीज धरे के धरे रह गए। इतना तो कम से कम ट्राइबल विद्यालय में आज 4 दिन बचा हुआ है। शायद यह निर्णय ले ले मेरे बोलने के बाद कि 4 दिन बचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि भाई जो लोग 10 साल तक संविदा में कम कर रहे हैं उनको रखा जाए, उनको अनिवार्य नियम बनाए कि उनको नियोजन करना पड़ेगा। ये जो चीजें कोर्ट के डायरेक्शन में भी है वो भी नहीं हो पाता है। ये तो बड़ा दुख का बात है ना। बाकी जितने भी मैं वेलकम करता हूं, मैंने कहा कि मैं स्वागत करता हूं वो सारे इन्वेस्टर या राज्य के अंदर अच्छा सोचने, या एक भी रोजगार मेरा राज्य के अंदर एक रोजगार सृजन करेगा उसका भी सुदेश महतो स्वागत करेगा। ये मेरी तैयारी है। एक ये भी सवाल आता है कि ये एक अकेला शख्सियत, अगर मान लीजिए अभी तक 20,000 25,000 से अधिक डॉक्टर बना सकते हैं, क्वालिटी एम्स में इनके बच्चे हैं, सारे मेडिकल सरकारी में, सरकार के पास उनसे ज़्यादा पैसा है, उनसे ज़्यादा हैंड है, फिर भी सरकार यहाँ पे क्यों नहीं दावे के साथ कह सकती कि देखिए ये सारे गरीब के बच्चे हैं और आज डॉक्टर इंजीनियर हैं मेरी वजह से। आपकी जब सरकार थी, आप शुरुआत में जब आए, आप लोगों ने कुछ पायलट बनाया ट्राइबल बच्चों को, पर उसके बाद से हर सेक्टर में वैसा नहीं दिखता कि हाँ भाई कोई बच्चा, गार्जियन को ये ना लगे कि पैसा नहीं है तो पढ़ा नहीं पाएंगे, डॉक्टर नहीं बना पाएंगे, इंजीनियर नहीं बना पाएंगे। आज दिल्ली में तो ये चिंता नहीं है, पर ये राज्य कोई की पढ़ने चिंता वाले हैं, पढ़ना चाहेंगे तो ये चिंता तो मैंने दूर किया है। कोई चाहेगा कोचिंग अच्छा करना है, मैंने कोटा के लेवल का कोचिंग सेंटर उनके लिए खड़ा कर दिया है। कोई लाइब्रेरी में किताब लेना चाहते हैं तो मैंने 1 लाख किताब का प्रबंधन ऐसे ही करके रखा है। 10,000 प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से उनके लिए किताब व्यवस्था करके रखा है। मैं कोई भी आगे जाना चाहे, ये मेरी मंशा है। मेरी मंशा अगर दिल्ली में दिख रही तो यही स्टेट के लिए मेरी मंशा है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुदेश महतो जी, आपने बेशकीमती समय निकालकर चूंकि चुनावी गहमागमी के बीच ये समय दिया। मैं चाहूँगा कि जाने से पहले कम से कम एक ब्रेकिंग तो देकर जाइए। कितने सीटों पर आप लोग लड़ रहे हैं? 81
बहुत थैंक यू।